चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आज आपके लिए फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश से संबंधित हर क्रियाकलाप को आज यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज के चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, प्रकाश एक बड़ा ही अद्भुत चीज है। अद्भुत इसलिए है, यह स्वयं तो दिखता नहीं, लेकिन इसकी उपस्थिति से सभी प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है, हम प्रकाश के विषय में जान लेते हैं। हमारा पहला हेडिंग होगा प्रकाश। प्रकाश के विषय में हम जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ध्यान दीजिएगा, दृष्टि अर्थात हमारे चक्षुओं को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये तो था इसके विषय में, केवल इसका परिभाषा था। प्रकाश कुछ चलने के लिए निश्चित रूप से एक माध्यम की ही आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, अपने आप को ही कंपेयर कर लीजिए। हमको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हम कहीं दूर यात्रा करते हैं तो एक बस से जाते हैं या किसी साधन से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। जमीन पर चलते हैं तो जमीन की हमको जो है आवश्यकता पड़ती है। छत पर चलते हैं तो छत की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से प्रकाश को भी चलने के लिए आवश्यकता पड़ता है। तो संसार की सभी वस्तुओं को प्रकाश के गमन के आधार पर बंटवारा किया जा सकता है। और तो और ये एक तरीका हुआ। दूसरा, इस तरीके से संसार की सभी वस्तुओं का बंटवारा किया जा सकता है कि कौन प्रकाश देता है और कौन प्रकाश नहीं देता, अर्थात प्रकाश स्रोत। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश के आधार पर, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर संसार के वस्तुओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वे जो है प्रकाश स्रोत के आधार पर हम देख सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ध्यान दीजिए, संसार की उन वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सूर्य। ध्यान दीजिएगा, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं। चंद्रमा हमारा जो है अप्रदीप्त वस्तु में जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो प्रकाश देता है हमें, जो चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है वह स्वतः चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा क्या आता है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इन दोनों के नाम में ही इनका उत्तर छिपा हुआ है। ये प्रकाश उत्पन्न करता है तो ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, अर्थात वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, टेबल, कुर्सी, किताब, मेज, ये सब किस में चला जाएगा? ये सब अप्रदीप्त वस्तुओं में चला जाएगा। कहने का मतलब, अगर संसार के वस्तुओं का हम बंटवारा करना चाहें प्रकाशित स्रोत के आधार पर, तो दो भागों में बांट सकते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। अब चलिए हम प्रकाशिक गमन के आधार पर, तीसरा हेडिंग हमारा है प्रकाश गमन के आधार पर हम वस्तुओं का बंटवारा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं का, संसार में हम ऐसे वस्तु देखते हैं जिसमें प्रकाश चल सकता है, कुछ ऐसे हैं उसमें कुछ ही चल सकता है, कुछ तो ऐसे हैं प्रकाश को बिल्कुल आने जाने ही नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश गमन के आधार पर संसार की वस्तुओं का अगर हम बंटवारा करें तो वे तीन टाइप के होते हैं, जिन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका हो जाएगा पारदर्शी माध्यम,
दूसरा हो जाएगा आपका अपारदर्शी, और तीसरा हो जाएगा पारभाषक। तीसरा है पारभाषक, जिसे हम अल्प पारदर्शी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के गमन के आधार पर अगर संसार के वस्तुओं का बंटवारा करें तो संसार के वस्तुओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे वस्तु जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार जा सकता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसे वस्तु जिसमें प्रकाश बिल्कुल गमन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और ऐसे माध्यम, ऐसे वस्तु जिसमें प्रकाश का कुछ भाग ही जो है गमन कर सकता है, आर पार जा सकता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिसमें अधिकांश भाग चला जाता है या टोटल भाग चला जाए या अधिकांश भाग जो है प्रकाश गमन कर सकता है तो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो पारदर्शी माध्यम किनको कहा जाता है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश पूर्ण रूप से या अधिकांश मात्रा में गमन कर सकता है पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अपारदर्शी माध्यम वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश बिल्कुल गमन नहीं कर सकता, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। पारभाषक ऐसे माध्यम या ऐसे वस्तुएं जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग यानी बहुत थोड़ा भाग गमन कर सकता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। ये प्रकाश के विषय में हुआ। आइए इनके एग्जाम्पल की बात करें। जो पारदर्शी माध्यम होता है इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो निर्वात और क्या होता है आपका, वायु होता है, कांच होता है, शुद्ध जल होता है। ये सब किस में चला जाता है, ये सब आपका चला जाता है पारदर्शी माध्यम में। इसमें प्रकाश बड़े आसानी से गमन कर सकता है। ध्यान दीजिए, अपारदर्शी में आपका क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे, दीवार आ जाएगा, घर आ जाएगा, कुर्सी मेज, ये सभी एग्जाम्पल्स किस में आ जाएंगे, अपारदर्शी में आ जाएंगे। पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब किस में आ जाएंगे, अपारदर्शी में आ जाएंगे। जबकि ग्रह, तारे जो होते हैं वो पारदर्शी माध्यम में आते हैं। तारे जो हैं आपके प्रदीप्त वस्तुएं हैं, गलती से हमने उसको पारदर्शी माध्यम में बता दिया। तारे प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अपारदर्शी माध्यम का हम बात कर रहे थे तो इसमें दीवार आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, मेज आ जाएगा, हम आप भी आ जाएंगे अपारदर्शी माध्यम में। अब पारभाषक का अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है वो तेल लगा हुआ कागज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अन्यथा अगर आप देखते होंगे तो जो चाइनीज पन्नी आती है, पतली वाली पन्नी आती है, उसमें भी प्रकाश का कुछ गमन हो सकता है। कुछ टीन भी आते हैं जो कि शो के लिए लगाए जाते हैं, उसमें भी प्रकाश की आंशिक किरणें जो है उसमें आर पार हो सकती हैं। तो ये सब किस में चला जाता है, पारभाषक में चला जाता है। तो प्रकाश से संबंधित हमने समझा। प्रकाश के गुण को भी देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश के गुण को भी हम देख लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश का गुण अभी जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको यही बता दिया था कि प्रकाश का गुण होता क्या है। सबसे पहले हमने कहा कि इसकी बड़ी अचंभित करने वाली बात होती है, यह स्वयं जो होता है यह अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं जो है दिखाई पड़ती हैं। सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होता है, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति कार्य करती हैं। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, अथवा किसी बुक में देखेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल होती है,
निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। किसकी चाल है ये? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में। वायु की अगर बात कर लें तो इसमें प्रकाश की चाल जो होती है ये कितना होता है? 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर यही बात हम कांच के लिए कर लें, ध्यान दीजिएगा, कांच के लिए कर लें और जल के लिए कर लें, तो कांच में प्रकाश की जो चाल होती है 2.0 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि जल में 2.25 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये किसकी चालें हैं? ये प्रकाश की चालें हैं। सबसे ज्यादा जो है चाल किसमें होता है? वायु में कह लीजिए अथवा निर्वात में कह लीजिए, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इससे कम जल में होता है और उससे भी कम किसमें चाल होता है? कांच में होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां से एक चीज हम देख सकते हैं, गैस में प्रकाश की चाल अधिक होती है, उससे कम जल में प्रकाश की चाल होती है और उससे भी कम ठोस में जो है प्रकाश की चाल होती है। तो ये हमने क्या सीखा? यहां पर प्रकाश का गुण सीखा। क्या सीखा? प्रकाश का गुण। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति कार्य करता है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। निर्वात अथवा वायु में इसकी चाल 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में इसकी चाल 2.0 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में जो है प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो हम नॉर्मल केवल प्रकाश के विषय में देख लिए। अब हमारा जो मूल पॉइंट है वो मूल पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे प्रकाश का जो परावर्तन हम देखने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन देखने जा रहे हैं, ये 2 चीजों पर देखेंगे। एक तो होता है समतल पृष्ठ पर और एक होता है गोलीय पृष्ठ पर। तो सबसे पहले जो हम प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे वो किस पर बात करते हैं? समतल पृष्ठ पर। ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन हम देखने जा रहे हैं, हम 2 स्थानों पर देखेंगे। 2 स्थानों पर देखेंगे, एक तो समतल भाग पर, एक तो समतल पृष्ठ पर हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा हम देखेंगे गोलीय पृष्ठ पर। गोलीय पृष्ठ से जो है प्रकाश का परावर्तन भी देखेंगे और समतल पृष्ठ पर भी जो है प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले हम समतल पृष्ठ की बात कर लेते हैं। आइए एक हम समतल दर्पण ले लेते हैं, इसके एक तरफ हम पालिश कर लेते हैं। पालिश करने के लिए ध्यान दीजिएगा, दर्पण पर पालिश करने के लिए पारे का लेप किया जाता है, चांदी का लेप किया जाता है और इसके बाद लेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का जो है इस पर परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे जो है कांच जो होता है वह क्या होता है? पारदर्शी होते हुए अपारदर्शी हो जाता है, वह प्रकाश का परावर्तन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने एक समतल पृष्ठ ले लिया है। अब इस पे हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को समझेंगे। आइए देखते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण ले लेते हैं, परावर्तित किरण लेते हैं और ये के अभिलंब होता है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका आपतित किरण, और दूसरा होता है आपका परावर्तित किरण, और ये जो होता है आपका अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम प्रकाश का परावर्तन देखें तो प्रकाश का परावर्तन यहीं से स्टार्ट होता है। जब प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा बहुत ही आसान है। जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर, देखिए इधर माध्यम दूसरा है, सपोज दैट हमने इधर वायु ले रखा है और इधर दर्पण लगा रखा है, ये हमारा दर्पण है, मिरर है।
जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर और एक रंगी और एक वर्णीय प्रकाश हो, ध्यान दीजिएगा, एक वर्णीय प्रकाश के लिए अलग अलग वर्णीय प्रकाश के लिए अलग अलग हो जाता है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः पहले वाले ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः पहले वाले ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यह बड़ा सिंपल था, प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश में आपतित किरण हमने दर्शा दिया, परावर्तित किरण दर्शा दिया। वायु में ही, वायु से होकर के आया था, दर्पण से टकराया, पुनः वायु में चला गया है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। किसके नियम है भैया? परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। दोनों नियम इसी पर स्पष्ट दिखाया गया है। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? इस किरणों को लेकर के बनाया गया है। ये देखिए, बोर्ड हमारा एक तल है, एक प्लेन है, एक समतल है, जिसे कह सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर पहला नियम यही है, प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला नियम यही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। यह प्रकाश का पहला नियम दिया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम की अगर हम बात करें, द्वितीय नियम प्रकाश का जो दूसरा नियम है, तो ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला ये कोण होता है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। और इस कोण को हम क्या कहते हैं? इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अगर हम इसे I से डिनोट कर दें और इसको जो है हम R से डिनोट कर दें, तो ध्यान दीजिए, तो दूसरा नियम यहां पे क्या आता है? पहले नियम में बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरे नियम में बताया गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I = होता है कोण R। कहने का मतलब, अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाती हुई प्रकाश की किरणें आती हैं, तल से टकरा करके पुनः उतने ही अंश का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम था। अब यह किस पर हमने पढ़ा? समतल पृष्ठ पर पढ़ा।